हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राघव, मुकेश। चलो स्टार्ट करें क्लास। सुबह सुबह उठने में ना थोड़ा सा दिक्कत होता है, पहली दूसरी क्लास में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, बट ये जो सुबह 2 घंटे दे दोगे ना, आपका एएफएम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ओके पूजत, गुड मॉर्निंग। क्लास किसी भी हालत में। हाँ जी आकृति, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, आ जाओ। आपकी पहली क्लास हो चुकी है शायद, नहीं हुई। तो 7 से 9 कर दीजिए, अभी टाइमिंग का कुछ फाइनल नहीं है। गौरव थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आज जो डिस्कशन होना, पहली बात आप समझ लीजिए। सर आज जो डिस्कशन होगा वो क्लास कैसे चलेगी, क्या चलेगी, बुक्स का क्या क्या करना है, क्लास का टाइमिंग क्या होगा, वो अभी एक बार सेट हो जाते उसके बाद डिसाइड करेंगे। ओके चलो। हाँ वही होगा, तो आप चाहो तो। हाँ हाँ कोई दिक्कत। क्लास का टाइमिंग पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एएफएम फुल फॉर्म क्या है पता है? एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर किस तरह से काम होगा सर? 7 से 9, 7 से 9 वाले बच्चे प्लीज अभी मैसेज नहीं करोगे, बस अब मुझे समझाने दीजिए, थोड़ा सा आराम से समझते कि क्या कॉन्सेप्ट। कितने नंबर का पेपर है? 100 मार्क्स। क्या लगता है कि आप कितने घंटे की क्लास ले सकते हो? मैक्सिमम 2 घंटे, 2.5 घंटे, जब ऑनलाइन भी तो देख रहे हो आप, लाइव भी देखते हो। क्या लगता है कितने घंटे की क्लास मैक्सिमम कर सकते हो विदाउट एनी ब्रेक? बहुत ज्यादा टाइम पास हमारी क्लास में होता नहीं। 2 घंटे मैक्स। उससे ज्यादा मुझे पढ़ाना भी नहीं, मुझे आपका 2 घंटे चाहिए दिन का। और सर क्लास जो खत्म करने का डेडलाइन क्या है? खत्म करने का 31 जुलाई तक हम खत्म करेंगे। ठीक है, 2 घंटे चाहिए। हाँ जी 2 घंटे, बिल्कुल सही। पूजा, गौरव, राघव। राघव का 2.5 घंटे है, चलो 2 घंटे मान के चलो। 2 घंटे से ज्यादा मैं पढ़ाता नहीं हूँ, 2 घंटे बहुत है हमारे लिए। ठीक है। अब सर जब क्लास है तो हमको रजिस्टर कितने बनाने हैं? सबसे बड़ा एक रजिस्टर रहेगा जिसको कहूंगा मैं क्लास वर्क कॉपी। ठीक। क्या होमवर्क अगर मैं देता हूं तो आप करके आओगे? ऐसा हर बैच में बच्चे बोलते हैं, पर आज तक कोई करता नहीं है। ठीक है। ओके 31 जुलाई पक्का पक्का खत्म हो जाएगा। जी जी। तो एक बनाना है क्लास वर्क कॉपी। पहले सारा डिटेल दे देता हूं, वो ज्यादा अच्छा। इस तरह से आपकी 3 बुक्स रहेगी। ये कॉन्सेप्ट बुक है। इसमें हम जो लिखते हैं ना, जो मैं लिखवाता हूँ नोट्स में, वो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। पर ये सिर्फ, ठीक है लिखा हुआ बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, कॉपी में हमको लिखना ही पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट बुक है आपको डेली लेकर आना है। ठीक है, ये डेली लेकर आओगे क्योंकि इसमें से मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। और 2 क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक 1, क्वेश्चन बैंक 2। इसी में पूरा एएफएम कवर्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सफिशिएंट। आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन। और सर स्टडी मैट आपको तो सी इंटर अभी भी निकाल या पहले भी निकाला होगा, तो आपको ये नहीं मालूम कि स्टडी मैट 2025 के लिए आया हुआ है, अभी करीब करीब 1 महीने पहले की बात है। वो भी इसमें कवर्ड है। हाँ, जिन जिन लोगों को बुक्स मिल गई है बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है। तो एक बनेगा रजिस्टर क्लास वर्क, और
एक आपको रफ कॉपी लेकर आना। मैं क्या चाह रहा हूं समझने की कोशिश करना। ये जो रजिस्टर है ना, अगर इसमें आप सब कुछ लिखोगे ना, सीरियसली बोल रहा हूं, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, बहुत सारे रजिस्टर हो जाएंगे। हमको नहीं करना है भाई, हमको रिवीजन इंपॉर्टेंट है। कितना भी आप पढ़ लो, एक बात पक्की है कि लास्ट टाइम बड़ी दिक्कत होती है। हो जाते 4-5 रजिस्टर, उसमें इरेलीवेंट चीजें भी लिखी रहती है, हम पढ़े जा रहे हैं। तो मैं बस आपको ये सलाह दूंगा, ये वाला रजिस्टर ही आपका मेन रहेगा। मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा दूंगा, या बहुत सारी चीजें बीटा का थोड़ा सा सेंसेक्स निफ्टी ये समझना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। पर वो हमारे लिए एग्जाम के लिए उतना नहीं है, उसका एक पॉइंट यहां यूज होने वाला है। तो ये सिर्फ समझने के लिए रहेगा। ये एक रजिस्टर रफ वाला लेके आना। रफ वाला इसलिए भी क्योंकि हमारा क्वेश्चन करने का स्टाइल अलग रहेगा। पहले हम कैलकुलेटर में करेंगे, मतलब मैं चाहता हूं कि आप बनाओगे रफ में, और फिर हम क्लियर करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, सब मैं यहाँ क्लास में करवाऊंगा, लिखवा कर करवाऊंगा। बस रिवीजन करके आना जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ ऑफिस है यार, उतना टाइम मिलता नहीं है, तो मैं होमवर्क नहीं दूंगा आपको, सारे क्वेश्चन यहाँ होंगे, ठीक है। ओके, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है ये पूछने का मतलब नहीं है, क्योंकि सब एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। आपको मालूम है 100 नंबर का पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना आता है? 30 नंबर, और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्ट, ठीक है सर। और सर पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ये सब बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा टॉपिक में घुसना है, ठीक है, क्योंकि कल से हमें मेन क्लास स्टार्ट करना। तो अभी आज का टारगेट क्या रहेगा कि मैं यहाँ एक हल्का सा ओवरव्यू दूंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रफली वो चैप्टर के नाम भी हो जाएंगे साथ साथ, तो कॉपी में मेरे साथ साथ लिखोगे। कॉपी अगर आप बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, और पहले ही पेज में आपको सिलेबस होना चाहिए। कोई भी पूछता है, जैसे अभी आप आए और मैंने पूछ लिया बताओ एएफएम में क्या है, कुछ पढ़े, देखा क्या? तो देखा नहीं, क्लास करना है हमको, बात खत्म। फर्स्ट चैप्टर याद रखना भाई लोगों, जो ऑनलाइन देख रहा है, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूं। मैं पूछने वाला हूं कि आप लायक भी हो कि नहीं फाइनल के, ठीक। पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैक्सिमम हम टारगेट बनाएंगे कि ये चैप्टर पहले पढ़ा जाए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक। आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, ठीक। आज आप मुझे पूछने आया हूं पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है, एक ही कंपनी के शेयर खरीदूं रिलायंस का, या फिर उन्हीं 1 लाख रुपए में से कुछ शेयर्स रिलायंस के खरीद रहा हूँ, कुछ शेयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खरीद लिया, बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया, बंधन बैंक के भी शेयर खरीद लिया। तो मेरा जो है कौन सा तरीका अच्छा है, एक ही कंपनी में पैसा डालना वो अच्छा है, कि अलग अलग कंपनी में पैसा डालना वो अच्छा है? हमें एक स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए कि अलग अलग स्टॉक में? अलग अलग स्टॉक में। उसकी वजह से क्या होगा, क्यों लगाना चाहिए अलग अलग स्टॉक में? रिस्क मतलब मैं समझा नहीं, रिस्क कैसे बटेगा? बस मुझे मैं ये पूछते जाऊंगा, आप बताते जाना, जब तक ऐसे टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, मजा नहीं आएगा। पूजा का कहना है सर अलग अलग स्टॉक में पैसा लगाएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा सर एक स्टॉक में पैसा लगाया सत्यम, पर अगर कुछ पैसा हम सत्यम में लगाते, कुछ रिलायंस में लगाते, कुछ और कंपनी में लगाते, तो शायद पैसा बच जाता, पर एक ही कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो पैसा चला जाएगा। ये कहना चाह रहे हो? हम वैसे यहाँ क्या पढ़ क्या रहे होगे? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर बोर्ड नोट्स का पीडीएफ, हाँ जी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मुझे बताओ कि यार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा? आपको तो पता अच्छे से, एक कंपनी में पैसा लगाना कि अलग अलग कंपनी में, खत्म चैप्टर। तो क्या इसके लिए हम सीए फाइनल में आए हैं? तो इसमें आखिर क्या पढ़ रहे हो? सवाल बस इतना सा।
अभी मार्केट की स्थिति क्या चल रही है? ये साहब जवाब देना बिल्कुल। अब ना ये मान के चलो कि मैं आपके पास आया हूं और मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे आप एडवाइस कीजिए। बहुत सावधानी से करना, बहुत सोच समझ के करना। हाँ सर, बताओ आपकी क्या स्थिति है अभी? ऐसा है कि 40 लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो है अभी मार्केट का। और सर ये जो आपने पोर्टफोलियो में पैसा लगाया था अलग अलग स्टॉक, वो एक्चुअली ना मुझे पैसों की जरूरत थी। पर अभी कौन सा मंथ चल रहा है? मार्च। 3 महीने बाद अप्रैल मई जून। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैंने पैसा लगाया था ना इसमें, बेटे बिल्कुल ना जल्दबाजी मत करना है ना। ये रिवीजन क्लास या फिर आपका फास्ट ट्रैक क्लास ये नहीं, ये रेगुलर है। बिल्कुल सावधानी से जवाब देना। जिस दिन मैंने पैसा लगाया था मुझे मालूम था कि यार जून तक मैं देख रहा हूं। मैं अभी अभी तो मार्केट की स्थिति खराब चल रही है, मार्केट डाउन चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यार शेयर निकाल देता हूं। शेयर जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया ना, चलो बेच देता हूं। बेचूंगा तो यार कम में बिकेगा, तो लॉस है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार नहीं, रुकता हूँ। कितने महीने रुक रहा हूँ? जून तक 3 महीने रुकता हूँ। मुझे लग रहा है 3 महीने में बढ़ेगा, और अगर नहीं बढ़ा तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर निकालना पड़ेगा। सवाल यह है कि मुझे आज पैसे नहीं निकाल रहा हूं, आज मैं शेयर नहीं बेच रहा हूं। मैं कितने महीने का वेट कर रहा हूं? 3 महीने। मुझे क्या उम्मीद है कि क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। 3 महीने का इंतजार कर रहा हूं ना यार। और अगर बढ़ा नहीं तो फिर 3 महीने में मैं निकालने का सोच रहा हूं। रिस्क है कि नहीं? आराम से सोचना। अभी नहीं बेचने का सोच रहा हूं, 3 महीने बाद। और अगर बढ़ेगा तो नहीं निकालूंगा, फिर रखूंगा। लेकिन कम हुआ तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये पोर्टफोलियो मेरा 40 लाख का अभी है, ये 3 महीने बाद डाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो समझ के जवाब देना। फिर से बोल रहा हूं, आज कितना है? 40 लाख। मुझे क्या लग रहा है 3 महीने बाद? लग क्या आ रहा है? बढ़ सकता है। लग रहा है कि बढ़ सकता है, पर क्या डाउन भी हो सकता है? हाँ सर। सवाल यह है कि मैं कह रहा हूं यार, अब मैं आप ये साहब हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार मेरे पास 40 लाख रुपए के स्टॉक रखे हुए हैं और 3 महीने तक वेट कर रहा हूं। और 3 महीने में अगर और डाउन होगा तो मैं बेच दूंगा, और अगर बढ़ गया तो मैं रखूंगा। पर सुनो ना, अभी वैल्यू कितना है? 40 लाख। जब 3 महीने बाद बेचूंगा तो मुझे ना 40 लाख ही मिलना चाहिए कम से कम। ये साहब ये बताओ कि मैं क्या करूं? किसी भी हालत में 40 लाख मिलना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? बिना इसको छेड़ूंगा नहीं भाई। इसको बेच के बाद में खरीद, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत लगता। इसको ऐसे की ऐसे रखूंगा बस। और मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ना, कुछ ऐसा कर सकते कि 3 महीने बाद मार्केट डाउन भी हो जाए तो भी मुझे 40 लाख मिले? उससे कम नहीं। और बढ़ेगा तो मैं तो बेचूंगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस को भी छोड़ दे सर, अभी बेच दीजिए। अभी बेच सकता हूं, पर मुझे मालूम है ना यार 3 महीने बाद बढ़ गया दिशा, तो फिर मैं तो बर्बाद हो गया। इनका कहना सर अभी बेच दो और 3 महीने बाद खरीद लेना। कब खरीदना? 3 महीने बाद। कब खरीदूंगा? जब बढ़ेगा। जब बढ़ेगा कि कम होगा? जब बढ़ देखो यार, देखो बड़ा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। किसी ने मुझसे कहा सर डेट में लगा दो, लॉस बुक, स्टॉप लॉस, बहुत सारी बात है। बट हमारे पास स्टॉप लॉस के अलावा भी एक तरीका है, बेहतरीन वाला तरीका। ठीक। और कुछ ऐसा तरीका है कि यार 40 लाख का 40 लाख ही मिलेगा चाहे मार्केट डाउन हो जाए। और अगर बढ़ गए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास एक वो मेथड है, और ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक। स्टॉप लॉस के अलावा भी। उसके लिए क्लास आना पड़ेगा, है ना? उसके लिए क्लास, ये नहीं बताने वाला हूं मैं। आप क्या सोच रहे हो पहले दिन सब बता दूं? ये थोड़ी नहीं बताऊंगा। कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा है। सेकेंड चैप्टर। तो भाई इस चैप्टर में ना ऐसी बहुत मैनेजमेंट समझ रहे हो ना,
मैं ऐसा बहुत कुछ बताने वाला हूं, और आपको पता, सिर्फ अगर आप एग्जाम पास करना वो तो मेन टारगेट है यार, लेकिन अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां से, इतना सीखने को मिलेगा कि अभी तो ऐसा लगेगा यार न्यूमेरिकल है बना लेंगे, लेकिन ना ये जो चीजें हैं जो मैं पूछ रहा हूं, आप अभी अगर क्लास ली तुरंत बता दे सर ऐसा ऐसा भी किया जा सकता है स्टॉप लॉस के अलावा। अच्छा, पहले एक वार्निंग दे दूं सब लोगों को जो ट्रेडिंग करते हैं, या बच्चे बहुत सारे हैं जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, पहले ना चीजों को मैं मसाला लगाकर समझाऊंगा, उनको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा कहाँ होता है मार्केट में, भाई आईसीएआई के हिसाब से भी थोड़ा बहुत मुझे चलना पड़ेगा, और फिर लास्ट तक स्टोरी सुनोगे तो हाँ फिर बात समझ में आ जाएगी कि हाँ जी मार्केट में ऐसा। जो ट्रेडिंग का करते हैं वो शुरू में मुझे एक्सपर्ट नॉलेज मत देना, बस मैं यही सलाह करूँ, बाकी लास्ट में हम मैनेज कर लेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है। कभी स्टैंडर्ड डेविएशन सुना है, कोरिलेशन? जब मैं पढ़ा था ना यार, तब मैं सोचता था यार कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरियंस, ये क्या है यार, टाइम पास, इसका क्या जरूरत है? जब बचपन में पढ़े थे ना हम लोगों ने, तो ये सिचुएशन थी, मुझे ऐसा लगता था इसका क्या यूज है, लेकिन फाइनल में आके पता यार मार्केट तो इसी से चलता है। ठीक है जी। हाँ जी, जो फाउंडेशन मैथ्स में पढ़ा था ना, उस समय ऐसा लगता था कि यार ये पढ़ क्यों रहा है, ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा भी लगता था, ऐसे मुझे ये लगता था कोरिलेशन वगैरह, लेकिन जब मैं फाइनल में पहुंचा, जब ट्रेड हो रहा, तब पता लग रहा है यार इसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहां तो फॉर्मूले से कर लिया है, यहाँ फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ हर चीज का कॉन्सेप्ट होगा। आज तक समझ में नहीं आया गौरव, अब समझ में आएगा ना, मजा आएगा अब। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक शब्द और सुना होगा, ये दूसरा चैप्टर हमारा, म्यूचुअल फंड। शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे, हाँ बहुत सही पहुंच रहे हो, शॉर्ट पोजीशन की ही मैं बात करूंगा, पर अभी नहीं करूंगा ना यार, बच्चे डर जाएंगे, बहुत सारी बातें करूंगा तो वो समझ में नहीं आएगा। मैं मान के चलूँ ना कि आपको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी नहीं आता है, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा, शुरू से काम करें। ठीक है सर, स्टैंडर्ड एविएशन कोवेरियंस में, हाँ जी मुकेश बिल्कुल वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आगे हम करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आराम से सोच के जवाब देना है ना। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क मत बोलना, ठीक है, इसके अलावा और कुछ बोल सकते हैं। क्या होता होगा म्यूचुअल फंड, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो, है ना। थोड़ा सा आज स्लो ही चलेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा खुद आप जब तक ना जवाब नहीं दोगे मैं आगे भी नहीं बढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ाने आया ही नहीं हूँ आज। कभी नाम सुना म्यूचुअल फंड का? कभी कभी एसआईपी ऐसा कुछ बोलते हैं शायद, मैं भूल गया कि मैं फाइनल के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, है ना। एसआईपी कुछ बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अच्छा यार, मुझे शेयर ट्रेडिंग करना है, फुल ऑफ फंड्स, बिल्कुल, डेफिनेशन बहुत अच्छा है, पर एक बात बताओ, मुझे शेयर ट्रेडिंग करना है, कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना, कब शेयर खरीदना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? मतलब बहुत कुछ सोचते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल, सर वो हमको इतना टेक्निकल बातें मत बोलो, क्या क्या सब बैलेंस शीट देखते होगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते होगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें देखते होगे, पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार मेरा जॉब है, आर्टिकल सिर्फ है आपकी, सुबह 10 बजे जाते हो, आपका 11 बजे जाते हो, उधर पता नहीं ऑडिट ऑडिट चल रहा है, बड़ा दिक्कत की बात है यार। तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम देखते बैठेंगे कि कौन सा स्टॉक बढ़ गया और कौन सा कम हो गया? इतना टाइम नहीं है ना, तो हमको इतना नॉलेज है, नॉलेज तो भी ले रहे हो आप, तो और हमको मार्केट में पैसा लगाना है सर, तो कैसे कर सकते? हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग मिलकर क्या करते हैं, हम लोग मिलकर किसी एक्सपर्ट को अपने पैसे दे देते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप मार्केट में पैसा लगा दीजिए, आप लगाइए मार्केट में, आप इसीलिए तो बैठे हो कि आप डिटेल में एनालिसिस करके पैसा लगा सकते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट पैसा लगा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, हम किसी और को दे रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड बना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोला जाता है, और फिर ये मार्केट में लगाता है, और इनका काम ही है कि एक्सपर्ट नॉलेज। ठीक, क्या इसमें आपका टेंशन खत्म हो गया? किस बात का टेंशन खत्म हो गया?
हाँ बिल्कुल सही। इनका ये कहना है सर इस बात का टेंशन खत्म हो गया कि हम अगर डायरेक्ट पैसा लगा रहे थे तो ना प्रॉब्लम क्या थी कि हमको पता रिलायंस का खरीदे कि किसका खरीदे समझ में नहीं आता, डायरेक्ट लगा रहे थे। तो अब किसको दे रहे हैं हम लोग पैसा? म्यूचुअल फंड को। टेंशन ही खत्म हो गया। फिर यहां पड़ क्या रहे? अब टेंशन और बढ़ गया। अब जमाने भर के म्यूचुअल फंड हो गए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि किसमें लगाए। अब म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हो गए, तो ये दिक्कत है। और भी बहुत सारी बातें ये पढ़ेंगे हम लोग। मतलब सर पूरा एएफएम में पूरा शेयर मार्केट ही चलेगा कि? हाँ जी लगभग पूरा। ठीक, बिल्कुल सिंपल है एएफएम। अगर कोई एक सब्जेक्ट है जो आपकी जान बचा सकता है फर्स्ट ग्रुप में, ये पूरा वो है एएफएम। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और ज्यादा टाइम का भी नहीं है, 200 घंटे। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो ना 200 घंटे, हालत खराब हो जाएगी। अगर डिसिप्लिन से देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो ऑनलाइन वाले बच्चे, सर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यही सब कुछ है। पर अभी मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ऐसा मैं बोलना ही नहीं चाहता। मैं टेक्निकल शब्द यूज नहीं करना चाहता। ठीक है। थर्ड, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, डेरिवेटिव्स। इसके मैटर पे मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि डेरिवेटिव क्या है। यार मैंने एक बात सुना है, लोग बोलते हैं शेयर मार्केट तो यार सट्टा बाजार है, उसमें तो बर्बाद हो जाते हैं लोग। ऐसा सुना ही हो गया ना यार, शेयर मार्केट में पैसा लगा के मैं पूरा बर्बाद हो गया। क्या चीज है, मतलब बर्बाद कैसी होती होगी यार? मतलब जैसे मैंने ये शेयर खरीदा अब रिलायंस का 1200 रुपया का, लगा दिया 1200 रुपये, इसमें बर्बाद कैसे हो जाऊंगा मैं? क्या ऐसा हो सकता है मेरा पूरा पैसा खत्म? मतलब रिलायंस के शेयर का प्राइस जीरो हो जाए ऐसा बोल रहे हो क्या? सुनो ना यार, सुनो, 1200 रुपये मैंने इसमें लगाया। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, 1200 रुपये लगाया। क्या 1200 में पूरा पैसा खत्म हो सकता है? जितना लगाया सब की सब जीरो हो गए सर। क्या रिलायंस के शेयर का प्राइस जीरो हो सकता है? हाँ लेकिन हम जानबूझ के, हाँ रिलायंस का नहीं हो सकता सर, हम जानबूझ के ऐसे कंपनी में पैसा लगाएंगे जिसका जिसका जीरो हो जाएगा, ऐसी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे। सर नहीं हो सकता। राघव सुन, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत अच्छी बात है, मजा आया। रिलायंस के शेयर का प्राइस अभी कितना है? 1200 मान लेते हैं, 1200 के आसपास होगा, 1200। और मुझे क्या लग रहा मालूम है, अभी आज की क्लास 1100 हो जाएगा, हाँ प्राइस 1100 हो जाएगा। आज की क्लास में थोड़ा सा कैलकुलेटर अभी मैंने चलवाया नहीं, थोड़ा सा मैं चेक करूंगा कि आपको कैलकुलेटर चलाना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो वो चेक करूंगा और मैं जानता हूँ नहीं आता है। तो कुछ भी बात करते हो भाई। कैलकुलेटर खरीदते, कैलकुलेटर होगा ना तो अभी समझ में आएगा कि मुझे किस कैलकुलेटर की जरूरत है। देखो 30 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अगर 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटर का रोल है। और कैलकुलेटर में बहुत सारी काम की चीज है, इसको निचोड़ना है कैलकुलेटर को, वो मुझे सिखाना पड़ेगा। जैसे सपोज कि आपके कैलकुलेटर में एमयू है ना? बोलो, है, गुड। ठीक है, तो अभी मैं सारी बात करूंगा। चलो रिलायंस का शेयर अभी प्राइस कितना चल रहा है? 1200। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। बताओ क्या करूं? शेयर खरीद लो सर। मुझे ऐसा लग रहा है 3 महीने बाद शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। और मैं गया स्टॉक एक्सचेंज के पास और यहां से क्या लिया मैंने? शेयर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना हो सकता है 3 महीने बाद? 1600 हो सकता है। बताओ अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मैं कैसे कमाऊं? कितने का खरीद लूं? 1200 रुपए। और 3 महीने बाद कितने का बेच दूं? 1600 रुपए। बिल्कुल सही, परचेस कर लो सर, ये तो कोई भी बता सकता है। मैं भी गया स्टॉक एक्सचेंज के पास, मैंने कहा सुनो ना स्टॉक एक्सचेंज शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा ठीक है खरीद लो। बोले मैं पैसे नहीं है। अब बताओ प्रॉफिट कैसे कमाए? 1200 रुपए नहीं है यार, 1200 रुपए नहीं है।
100 रुपये होगा लगभग मेरे पास में। खुला ऑप्शन की तो बात नहीं करूंगा मैं। और मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है शेयर का प्राइस क्या सर, इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं तो, तीन फ्यूचर एंड ऑप्शन जिस डेरिवेटिव की बात हो रही है, बिल्कुल सही गौरव सोनी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखो यार, मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस पता है, ऑप्शंस पता है, पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं मालूम कि ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। और मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? तब भी मजा आएगा। ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, हाँ जी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, अब सुनना ध्यान से। इसको क्या लग रहा है सर, नाम बताओ ना यार। राम, राम को क्या लग रहा है शेयर का प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ेगा। तो स्टॉक एक्सचेंज से कहता है, सुनो ना, स्टॉक एक्सचेंज में शर्त लगाता हूं, मैं कोई शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं शर्त लगाऊंगा कि प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो डिफरेंस मुझे दे देना, प्राइस कम होगा तो मैं आपको दे दूंगा, जो जीता वो ठीक है। ओके सर, मान लो प्राइस 1600 रुपए हो गया, इसने क्या शर्त लगाया था? बढ़ेगा। कितना जीत गया ये? स्टॉक एक्सचेंज से 400 रुपए ले लेगा। और अगर प्राइस 800 हो गया तो बोलो राम क्या हुआ, जीता कि हार गया? हार गया। तो राम क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज को 400 रुपए दे देगा, खत्म। कितना पैसा लगाया? कुछ नहीं, हालांकि थोड़ा सा लगता होगा, कुछ नहीं लगाया, ठीक है। दूसरा, क्या उसने एक्चुअल में शेयर खरीदा? नहीं। तो यार अगर मेरे पास 1200 रुपए होते तो मैं तो शर्त जितना चाहे उतना लगा सकता हूं। बात को समझने की कोशिश करना बिल्कुल ध्यान से। क्या यहां पूरा की, हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पैसा देना होता है, पर अगर देखा जाए तो शर्त ही तो लग रही है ना, तो हमको कोई शेयर खरीद रहा है। ये है फ्यूचर, इसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं जो है। क्या ये मतलब परमिट है यार? ये शर्त ही तो लगा रहे हो। क्या ये परमिट है? स्टॉक एक्सचेंज परमिट करता है इसके लिए? डेट उठा रहा है, हाँ जी, डेट उठा रहा है तो सारी बातें करूंगा मैं धीरे धीरे, अभी एक साथ चैप्टर तो नहीं समझा सकता। पर क्या स्टॉक एक्सचेंज परमिट करता है? हाँ जी, इसको बोला जाता है ऑप्शन। लोग तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे बर्बाद हुए भगवान, तो मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा, बट सिंपल वे में, बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें नहीं करना। कौन? ठीक है, ओके। ये सब डेरिवेटिव में आएगा, फ्यूचर, ऑप्शन, ये सारी चीजें, ठीक है जी। देखोगे 14 चैप्टर, कुछ पढ़ाया नहीं है अभी, सब बातें ही कर रहा था, आप लोगों का इंतजार कर रहा था, फोर्थ। ओके, एक चैप्टर का नाम लिखना। अभी सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है, उसमें से हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूँ, एएफएम में क्या चीज है, हमको पता तो लग जाए क्या चीज है, बस वो बताना है। 4 चैप्टर, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख सकते हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। शेयर मार्केट में पैसा लगाकर लगाते हैं तो रिस्क है कि नहीं है? है। दूसरा अल्टरनेटिव बताओ कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें शेयर मार्केट की अपेक्षा, जहां रिस्क ना हो? फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट अच्छा बताया। सर क्रिकेट में सट्टा लगाना सिखाओगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, आ जाने तो आईपीएल, वो भी सीख लेंगे हम लोग। ठीक है राघव, हद नहीं हो गई, उसका अलग से फीस लगेगा। तो आईआरआर
ये कौन है? राम। आगे से इसका नाम राम रहेगा, याद रखना, क्योंकि पूरा एएफएम हमारे इसमें सर डेट में पैसा लगाऊं। हाँ मैं वही बात कर रहा हूँ गौरव, डेट की बात कर रहा हूँ। मैं भी तो देखूं कितना नॉलेज है आपका। ये हो गया राम। मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तैयार हो जाना। इसने कहा भाई नहीं जाना शेयर मार्केट में, मैं ना किसी कंपनी से बॉन्ड्स खरीद, डिबेंचर समझते हो ना? डिवेंचर समझते हो ना यार सब लोग? हाँ सर डिवेंचर। मैं भूल गया कि आपका फाउंडेशन में क्लियर है ना, मान के चलो 12th के बाद आए हो। तो क्या डिवेंचर समझते हो आप? हाँ सर डिवेंचर समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसने कहा यार मैं किसी कंपनी का डिवेंचर ही खरीद लेता हूँ, ठीक। और डिवेंचर के सामने ऐसा कुछ परसेंटेज लिखा रहता है, 10% ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इंटरेस्ट मिलेगा। और सर किसका खरीद रहे हो? एक ही कंपनी लेते, रिलायंस का डिवेंचर खरीद लिया, पैसा लगा दिया और डिवेंचर खरीद लिया, 10% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। इसको मान लो 1,000 रुपए का एक डिवेंचर है, तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपए। 100 रुपए इसको मिलेगा, मिलेगा किसी भी हालत में। रिस्क है कि नहीं है? रिस्क है कि नहीं है? आपके मन में एक बात आती होगी तो वो मैं पहले क्लियर कर दूं। रिलायंस अच्छी कंपनी है, डिफॉल्ट नहीं करेगी, ठीक। रिलायंस आपको टाइम पर इंटरेस्ट देगी, ये मेरी मेरी गारंटी। अब बोलो रिस्क है कि नहीं? सोच लो अभी भी। मैं अभी ये चेक कर रहा हूं कि वाकई आप फाइनल के लायक हो कि नहीं हो, तो सीए की तरह जवाब दो। रिस्क है या नहीं? डिबेंचर खरीदा है, रिलायंस आपको ड्यू डेट पर प्रॉपरली इंटरेस्ट देगी, 1,000 का 10%, 100 रुपए आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी भी हालत में। सर रिस्क बहुत कम है। नहीं है, नहीं है आकृति, गौरव, पूजा, नहीं है। पक्का ना? अरे यार मैं बोलता हूं, आप क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डिबेंचर में खरीदने पे फिक्स डिपॉजिट पर रिस्क है कि नहीं है? अगर आप एफडी करवाते हो तो रिस्क है या नहीं है? थोड़ा सा देखता हूँ और आप सोचते हो भाई रिस्क है, मतलब मैं थोड़ा सा देखूंगा, रिस्क नहीं है भी बोल दोगे। रिस्क है। देखो कैसे मेरी, इसी का। और इसने जो डिबेंचर खरीदा ना, वो 15 ईयर्स है। 15 ईयर्स मतलब समझ रहे हो? 15 साल मतलब कि डिबेंचर रिडीम्ड कितने साल बाद हो गए? 15 साल। क्या 15 साल तक राम को 1,000 का 10%, 100 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। इसी का एक दोस्त, दोस्त का नाम बताओगे? भाई भाई है यार, श्याम, ठीक। श्याम। श्याम भाई साहब देख रहा था, मजे ले रहा था, ठीक है भाई, अच्छी बात है। और करीब करीब 1 साल हुआ, राम को 100 रुपए मिला, मजा आ गया। 2 साल बाद हुआ, राम को 100 रुपए, मजा आ गया इसको। और 2 साल बाद पता नहीं मार्केट में क्या हुआ, और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया अचानक से, और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको 15% मिल रहा है। मार्केट में पैसा, कंपनी से तो इसकी डील हो चुकी है कितने परसेंट के हिसाब से, पर यार 2 साल बाद ऐसा हुआ कि 15% मार्केट में रेट मिलने लगा। कौन दुखी? उसको कितना मिल रहा है? और ये श्याम 2 साल बाद पैसा लगा रहा तो कितना? 15। क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या? आओ सीए साहब जवाब दो, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सोचो, यही पढ़ने वाले हैं हम लोग पूरे एफएम में, यही है एडवाइस ही देना है आपको कि क्या करूं। चलो, हो सकता है, लेकिन ना अभी जो मार्केट में जो कंडीशन चल रही है ना, वो आने वाले दिनों में एकदम से इकोनॉमी बूम हुई, बढ़ गया रेट, और आगे भी ऐसे ही है। भाई कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन जो 15% है ना, अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बोलूं, इसी के जैसी और एक कंपनी रिलायंस जैसी, वो 2 साल बाद 15% पर डिवेंचर इश्यू कर रही है। समझो, अब आपका टेंशन है। रिलायंस जैसी एक सिमिलर कंपनी है, क्योंकि रेट मार्केट में 15% हो गया है, तो वो कंपनी अब 15% पे डिबेंचर इश्यू कर रही है। राम भाई साहब तो फंस गए 2 साल पहले लेके, कितने परसेंट पे? 10। और अब कितना हो गया? 15। राम को कैसे बचाओगे, बस इतना बता।
2 साल बाद राम आपके पास आया, बोलता प्लीज सीए साहब कुछ तो करो। अब आप करो, मुझे बताओ कैसे बचूं। कुछ हो सकता है कि जुगाड़, जुगाड़ ही करना, हमारा काम यही है। रिलायंस पागल नहीं है, वो कहेगा हमने फंसाया तो इसीलिए था। इनका यही कहना है सिमरन का कि यार रिलायंस कितना अच्छा है, वहां के लोग कितने अच्छे हैं। वो लोग भी 2 साल बाद कहेंगे कि अच्छा। इनका ये कहना है, पीछे जो बच्चे हैं उनका सर कहना सिंपल सी बात है ना सर, राम क्या करेगा, यहाँ डिबेंचर बेच देगा। किसको? रिलायंस वाला तो नहीं खरीदेगा ना वापस, किसी और को बेच देगा। ठीक है वो, और वो किसके डिबेंचर खरीद लेगा? सपोज राम यहां डिबेंचर सिमरन को बेच देगा और सिमरन से कहेगा आपको ना 10% मिलेगा। हालांकि मार्केट में 15 चल रहा है पर आपको 10 मिलेगा। क्या आपको लगता है, सोचो ना यार थोड़ा सा, कि कोई इसका डिबेंचर खरीदेगा क्यों राम का? रिलायंस, अगर राम राम यहां डिबेंचर बेचेगा तो मुझे बेचेगा, तो मुझे मालूम है कि रेट क्या चल रहा है, 15। जबकि ये वाला जो बेकार का डिबेंचर है इसको खरीदूंगा तो कितना मिलेगा? क्यों खरीदूं? और खरीद सकता हूं पर मैं पैसे नहीं दूंगा उतने। मैं 1000 का डिबेंचर है ना, सस्ते में खरीदूंगा, खरीदूंगा पर सस्ते में खरीदूंगा। इसका तो रेट ऑटोमेटिक गिर गया होगा। सोचो ना यार, इसका रेट बढ़ा होगा कि गिर गया होगा? गिर गया होगा ऑटोमेटिक। ये भी एक नाम क्या है चैप्टर का? इंटरेस्ट रेट रिस्क है ना यार, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो रिस्क है ना, इसको मैनेज करना है, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे तरीके। ठीक है, जवाब चाहते हो क्या? जवाब थोड़ी दूंगा अभी। मैं आपको सिर्फ समस्याएं गिनवाने आया हूं और उसका समाधान पूरा हम करेंगे। 31 जुलाई तक यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। और सुनो, कोई एक तरीका होता ना, बहुत सारे तरीके हैं भाई। नाम लूंगा तो डर जाओगे। FRA स्वैप, FX स्वैप, बहुत सारे नाम है सर, मत सुनाओ, सब वहीं सुनेंगे आराम से। ठीक। बस एक बात अभी हमको ये पता लगी कि फिक्स डिपॉजिट करने से भी रिस्क हो। हमने 5 साल के लिए एफडी किया, एफडी बीच में मान लो हम तोड़ नहीं रहे हैं, हमने 5 साल के लिए एफडी किया है, फिक्स लॉक इन पीरियड 5 साल है मान लो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया ना, तो थोड़ा सा रिस्क तो है। एफडी में भी रिस्क है, बस मेरी नजरों से देखोगे तो आपको समझ में। ओके, कितना टाइम हो गया यार? एफडी बैंक से तो मैंने फिक्स कर लिया, लेकिन मार्क, हाँ मैं बाहर की बात करूंगा। ठीक, एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ सकता है सिमरन? मैंने 6% पे बुक किया हूँ एफडी, और बैंक अच्छा पूरे 10 चैप्टर है, डिटेल देना है, ऐसा तो नहीं है कि कितना टाइम क्या हो गया। हाँ, 9:30 के बाद मैं कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, तो कितने चैप्टर हो गए हमारे? 4, लिखोगे 5वां। फॉरेक्स। आखिरी में एग्जाम है अभी 2 महीने बाद, अप्रैल मई में एग्जाम है। अ, मेरे पास बच्चों का मैसेज आ रहा है, ऑनलाइन वाले देख भी रहे हो कि वैसे तो अभी सिर्फ क्लास वाले बच्चे हैं, कि सर फॉरेक्स छोड़ दे तो चलेगा क्या, डेरिवेटिव छोड़ दे तो चलेगा क्या? ऐसी सिचुएशन आती ही क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं। ठीक, हाँ मार्केट खुलने के बाद नहीं पढ़ाते सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, अगर आप कोई भी चैप्टर बाद में छोड़ने का सोच रहे हो, एक बात तो पक्की है, जब भी आपका अटेम्प्ट होगा, चाहे आपका नवंबर अटेम्प्ट हो, चाहे उसके बाद कभी भी मई अटेम्प्ट हो, अ, ये बात पक्की है कि जिनका लेट से अटेम्प्ट है, थोड़ा काम की चीज़ है। जैसे अभी भी मैं जब रिवीजन क्लास ले रहा हूँ,
क्योंकि 2 साल बाद जिनका अटेम्प्ट है ना, वो रिटर्न वो याद नहीं आती चीजें कि यार हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और रजिस्टर देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं याद आएगा भी कि नहीं आएगा। तो हर बैच में मेरा रिवीजन होता है, जैसे अभी हुआ है जस्ट, हर बैच में। और जैसे नवंबर अटेम्प्ट है ना, तो उनका जुलाई में रिवीजन होगा। पूरा 1 मंथ रिवीजन चलता है, लाइव रिवीजन होता है, यूट्यूब पर होता है। तो दो चीजें, और वो हर अटेम्प्ट के लिए होता है। तो जब भी आपका अटेम्प्ट है तो आपको जुलाई एक ठीक पहले मैं रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है, ताकि चीजें याद रहे 100%। और वापस आप सोचोगे कि यार क्लास 2 व्यूज है कि क्लास देखोगे, तो मत देखना, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक। और जिनको रिकॉर्डेड रिवीजन भी देखना है तो उसके वीडियो मैं ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, जो भी आपके ड्राइव। अच्छा, तो बस मैं आपसे कह रहा हूं ये कि इतना दुख होता है कि इतना सब कुछ पढ़ाने के बावजूद भी बच्चा लास्ट में आके बोलता सर ये चैप्टर छोड़ दे, कि उसकी एक ही वजह है, समझ में सब आया, आपको भी समझ में सब आएगा, लेकिन एग्जाम से पहले ना रिवीजन करने का टाइम नहीं बचेगा। ये सिचुएशन आती है। तो अगर आपका सर एएफएम का पेपर कैसा होता, क्या होता, सिंपल पेपर होता है, एक ही दिक्कत है, बच्चा चैप्टर छोड़ के जाता, पूरा की पूरा चैप्टर छोड़ के चला जाता। छोड़ना नहीं है भाई, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक। ओके, फॉरेक्स कुछ छोड़ो, अभी क्या चल रहा रेट? 80 रुपये ले लेते हैं, ज्यादा बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। $1 80 का, ठीक। ओके, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, पहले की अपेक्षा डॉलर का रेट अभी तो 80 हो गए, अच्छा या बुरा? डॉलर का रेट, डॉलर महंगा होना चाहिए कि अरे भगवान 100 रुपए कर दो डॉलर का रेट, ये चाहते हो, या फिर डॉलर का रेट कम हो जाए, 50 हो जाए, ये चाहते हो? सोच लो, जो भी बोलोगे मैं उसका अपोजिट ही बोलने वाला हूँ, पक्का होगा। वैसे बातें चलती है बहुत, न्यूज वगैरह देखते हो ना, तो उसमें हम ये सुनते हैं यार क्या स्थिति आ गई, डॉलर का रेट तो ये हो गया, बहुत सारी बातें हैं। इट मीन्स हमारे मन में भावनाएं कुछ तो जागी होगी कि डॉलर क्या होना चाहिए, कम, पक्का ना? अच्छा एक बात बताओ, मैं तो सर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ना, बड़ा खतरनाक शब्द है। ये तो मुझे समझ में नहीं आता। अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली गौरव के साथ प्रॉब्लम है कि वो बोल नहीं सकते ना, लिखना है तो डिपेंड करता है, सफिशिएंट है उसमें, ठीक। चलो चलो चलो, बात कर, ठीक है, बातें कर लूं आपके साथ थोड़ी सी। एक बात बताओ यार, डॉलर आप जैसे दिन में डॉलर का, जैसे आज कहाँ यूज करोगे डॉलर को, अगर आपको करना हो तो? अच्छा, डॉलर तो देखे ही नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ हमने डॉलर, मैंने भी डॉलर नहीं देखा ना, तो देखूंगा, ठीक। तो मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ यार डॉलर सस्ता होना चाहिए, महंगा होना चाहिए, मेरा तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। सवाल बस इतना है कि यार हमको क्या प्रॉब्लम है भाई, वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर जाने, हमें डॉलर से क्या लेना देना। नहीं मैंने नहीं किया, मैं तो रुपया से बात करता हूँ सीधी। तो सवाल है कि मुझे रुपया से लेना देना है, तो डॉलर से क्या लेना देना यार, डॉलर का रेट बढ़ता है तो मैं भी इधर परेशान हूँ, परेशान नहीं भी हूं तो बोल देता हूँ देखो यार क्या स्थिति होगी, क्या करना है यार, वो जाने इंपोर्टर एक्सपोर्टर, हमको कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, टेक्निकल शब्द नहीं, सिंपल सी बात है, हमको कैसे फर्क पड़ेगा? ठीक है, अभी सुनो इनका ये कहना है, ध्यान से समझना मेरी बात। ये एक भाई साहब, ये एक भाई साहब है, सर इंडियन मार्केट, इन्फ्लेशन इन इंडियन मार्केट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। आओ देखें, इसने मान लो क्या किया है, इंपोर्ट, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया है तो देना पड़ेगा। और सर क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, कैलकुलेटर, ठीक। और सर कितना है,
$1 मान लो, $1 का कैलकुलेटर, $1 दिया और डॉलर खरीद के देना पड़ेगा, और डॉलर का रेट अभी क्या चल रहा है 80। तो ये कैलकुलेटर इसको कितने में पड़ा 80 रुपए, और ये थोड़ा सा प्रॉफिट में बेच देगा। पर कहीं डॉलर का रेट बढ़ गया और डॉलर का रेट 100 रुपए हो गया, तो फिर दिक्कत क्या होगी, कॉस्ट बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो महंगा। सर ये सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक। ये कौन है अभी, इंपोर्टर की एक्सपोर्टर, इंपोर्टर। इसकी अपेक्षा अगर एक्सपोर्टर होता तो क्या होता, आओ एक्सपोर्टर भी लिखूं, एक्सपोर्टर, ठीक। ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आएगा उसके पास क्या आएगा, डॉलर। पहले अगर 80 था तो 80 में कन्वर्ट करवाता, अब कितना हो गया 100, तो उसको $1 का कितना मिलेगा 100। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई बता सकता है मुझे, डिपेंड करता है डिपेंड करता है कि क्या होने वाला। पर फिर भी ये किसकी बात हो रही थी, ये बात किसकी हो रही थी, और ये बात किसकी, एक्सपोर्ट। तो डॉलर का रेट बढ़ना चाहिए, ये किसके लिए अच्छी बात है, एक्सपोर्टर। इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, हाँ सर। इंपोर्ट अच्छा कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, जब डॉलर का रेट बढ़ेगा। इकोनॉमी के हिसाब से को क्या अच्छा, डॉलर का रेट। ऐसा बोलना मत बाहर जाकर कि ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल में लिख सकता हूं कि आपको ऐसा फील होने लगेगा 15 मिनट में, हाँ यार डॉलर भगवान 150 रुपए कर दीजिए, ऐसा लगने लगेगा। लेकिन बहुत कुछ है समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, और एक बात, हमारे यहाँ कार बनती है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई कंपनी का नाम याद है, बहुत सारी है। मैं सिंपल सा ले लेता हूं कि मान लो मारुति जो एक कार बना रही है, अल्टो, 5 लाख रुपए, सेम फीचर वाली कार, ये कंपनी, ये मारुति है, ये इंपोर्ट कर रहा है, ठीक। और इंपोर्ट कर रहा है तो $10,000 इंटू 50 कितना होता है, 10,000 इंटू 50 पक्का, हाँ सर 5 लाख। तो इसको भी सेम फीचर वाली कार कितने की पड़ रही है 5 लाख, और ये प्रॉफिट में बेच देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बहुत बहुत सावधानी समझना, यहां दिमाग चलाना पड़ेगा सीए वाला। ये मारुति खुद कार बनाकर मार्केट में बेचती है इंडिया में, कितना के 5 लाख कॉस्ट पड़ता तो प्रॉफिट में बेच देती। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इंपोर्ट करते हैं $10,000, और अभी रेट क्या चल रहा है 50, तो इस हिसाब से इनको भी 5 लाख की पड़ी और ये भी बेच देते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, कोई दिक्कत की बात, सेम फीचर। भगवान ना करे अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा नहीं, 40 हो गया, उसकी वजह से कौन बर्बाद हो जाएगा, मारुति खत्म। इसमें कस्टम वस्टम ड्यूटी बीच में मत लाना है ना। तो मारुति खत्म, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी क्या हो जाएगा हमारा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद होगी यहाँ की, उससे इकोनॉमी क्या होगा हमारा, खत्म। डॉलर का रेट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए तो मैंने कहा ना, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। अभी हमको चैप्टर पढ़ना ही नहीं है सर, इसमें बेसिकली पढ़ते क्या है, फॉरेक्स में, फॉरेक्स में भाई बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ, इतना मजा आ जाएगा। बस एक चीज समझ में आ गई ना तो दिक्कत है, वो आज तक बच्चों को समझ में नहीं आती। और मालूम है जिनके एग्जाम है वो भी फंसे हुए हैं। और मालूम है क्या समझ में आती नहीं आती, जरा ध्यान से सुनना। उनको मैं ये कहता हूं भाई, $1 मान लो, $1 $80 का है, तो बताओ $1,00,000 कितने रुपए का आएगा। $1 $80 का मिलेगा, तो बता सकते हो $1,00,000 कितने का मिलेगा। बस यही समझ में नहीं आता बच्चों को, अगर ये आ गया तो पूरा फॉरेक्स हो जाएगा, ठीक। उनसे पूछूंगा ना बच्चों से, बताओ $1,00,000 कितने का आएगा, तो वो बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा कि डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो 80 लाख बोल नहीं पाते, और पहली क्लास में वो बोल दिए थे 80 लाख जैसे आप बोल रहे हो ना, वो बोल दिए थे। उसके बाद पता नहीं कहाँ दिमाग घूम गया उनका, बोलते हे भगवान ये तो बहुत मुश्किल काम है ठीक है, आपके साथ भी ऐसा कुछ होगा, आ जाने दो वक्त।
ध्यान से करना पड़ेगा तभी हो। ओके सर, मतलब सर इसमें बहुत कुछ है। हाँ, मैं बता नहीं सकता क्या क्या है। कितना चैप्टर हो गया है भाई? 5। मैं तो चैप्टर पढ़ाने लगता हूँ ना, फिर मुझे याद आता नहीं, ये तो अभी ओवरव्यू चल रहा है। ओके। सिक्योरिटी वैल्यूएशन। किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक खरीदना है। मुझे एक कंपनी का स्टॉक खरीदना, सपोज मैंने डिसाइड कर लिया। सर नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने? 10 है जी। वो ये कह रहा है कि सर कब खत्म करोगे ये? थोड़ा सा रुक जाओ, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक। किसी कंपनी का स्टॉक खरीदना है, सीरियसली बताना। मान लो आपको खरीदना होता, हालांकि हम ट्रेडिंग नहीं करते पर फिर भी ट्रेड करना होता, तो उस रिलायंस में क्या क्या चीज देखते? आप सब अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हो, आपको मालूम है कि क्या क्या रिपोर्ट्स बनती है, क्या देखते रिलायंस में ऐसा कुछ? हाँ जी, मुझे बताओगे क्या देखते होगे? थोड़ा तो सोचो यार कि क्या देखते। आज देखा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिजर्व, रेशियो। बताओ कितने सारे बच्चों के पीछे से आंसर आ गए। बहुत कुछ बता दिया कि सर बहुत कुछ देखेंगे उसमें, रेशियो एनालिसिस कर लेंगे। प्राइस अर्निंग रेशियो का कहना, प्राइस अर्निंग रेशियो, दिशा, बहुत अच्छा शब्द बोले हैं। अब बोले तो दो चार शब्द सुनाना पड़ेगा ना यार। ये शब्द कभी सुना? प्राइस अर्निंग रेशियो। नाम सुना है इसका? आओ थोड़ा सा देख ले। कहाँ पढ़ा था भाई? कहीं पढ़ा है क्या? एफए में पढ़ा है क्या? रिलायंस एसबीआई। ओके, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, कैश फ्लो। एमपीएस मतलब समझते हो? करंट मार्केट प्राइस। रिलायंस का अब भी 1200 में 1000 ले लेता हूँ, और एसबीआई का भी 1000 ले लेता हूँ मन से, ठीक। ईपीएस समझते हो क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पर कितना कमाया। ये एक शेयर पर 100 रुपए कमा रहा है, और ये एक शेयर पर कितना कमाया इसने? 200 रुपए पर शेयर, ईपीएस है ना। तो बताओ अर्निंग से प्राइस कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। प्राइस अर्निंग, नाम से प्राइस अर्निंग, तो इसका कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। और इसका कितना है जी? 5 टाइम्स। ठीक है, सिंपल है। 10 and 5। क्वेश्चन सिंपल सा है, कौन सी कंपनी अच्छी मानी जाए, जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है कि जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो कम है? जिसका ज्यादा। यशी डिपेंड नहीं करता भी। हाँ जी, एफएम में भी हमने प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा बहुत पढ़ा था। अरुणा का कहना है सर एसबीआई, जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो कम है वो अच्छी। तो प्राइस अर्निंग रेशियो कम होना चाहिए क्योंकि ओवर वैल्यूड नहीं है, कम। जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है वो कंपनी अच्छी है, कि जिसका प्राइस अर्निंग, सारे बच्चों का आंसर आया कि प्राइस अर्निंग रेशियो कम होना चाहिए, ठीक। चलो देखे क्या क्या सोचना है, क्या क्या सोचना, सुनना। इसका प्राइस कितना है? 1000। 1000 रुपया देकर हर साल कितना आएगा? 100। और यहाँ 1000 देकर क्या चाहते हो? 1000 देकर कितना चाहते हो? 100 की 200? 200। तो इस हिसाब से प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होना चाहिए? अब दूसरा एंगल सोचने का, इसका भाव क्या चल रहा मार्केट में? 1000। भाव मतलब प्राइस है ना, मैं थोड़ा मार्केट के हिसाब से आ जाता हूं भाई। इसका प्राइस क्या चल रहा है? 1000।
कितना कमा कर दे रहा है? 100। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। ये कितना कमा कर दे रहा है? तो भी इसको कितना कितना पैसा दे रहा है इसके लिए? 1000। और ये 100 कमा कर दे रहा है, तो भी इसके लिए कितना दे रहा है? किसकी ज्यादा इज्जत हो रही है? इज्जत किसकी ज्यादा हो रही है? इज्जत 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 किसको ज्यादा रिस्पेक्ट से देख रहे? सोचो ना यार थोड़ा। रिलायंस कह रहा है सुनो मैं 100 ही दूंगा, खरीदना खरीदो। तो भी लोग इसके लिए कितना खरीद रहा है? 1000, 1000 दे रहा है। एसबीआई कहता भाई मैं 200 दूंगा ना यार, इसके लिए तो भी लोग कितना दे रहा है? किसको ज्यादा इज्जत दी जा रही है? रिलायंस। तो आप खुद सोचो ना। आप ना एक शब्द, एक कॉन्सेप्ट था, एक थियोरी थी बेकार वाली, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो पढ़े ही नहीं है तो उसको कहाँ दे, छोड़ दो। ठीक है, अभी आपका एक ही जगह फोकस है, वो किस पे है? ईपीएस। पर सुनो ना यार, लोग इसके लिए 1000 दे रहा है, दे रहे, तो करंट मार्केट प्राइस है ना यार, तो 1000 दे रहे, तो ना जाने कुछ ना कुछ तो होगा उसमें और भी बात। आप सिर्फ ईपीएस को फोकस करो, मैं कह रहा हूं कि ईपीएस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर प्राइस 1000 है, मतलब और भी कुछ बातें हो सकती है। कौन सी कंपनी को ज्यादा रिस्पेक्ट की नजरों से देखा जा रहा? रिलायंस। प्राइस ज्यादा दे रहा हो मतलब ज्यादा, वो 100 कमा के भी, तो उस हिसाब से कौन सी कंपनी अच्छी मानी गई जिसका प्राइस अर्निंग रेशियो? सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ाऊंगा ये बात। ऐसे छोड़ूंगा नहीं आपको। आज बना के खत्म करो सर, कल से हम ऑनलाइन देखेंगे। कहां से देखोगे? आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। आकृति का कहना है एसबीआई में रिस्क ज्यादा। हाँ, बहुत सारी बातें करनी है। मैं ना आप बहुत सारे बच्चों के सर इसको कॉन्क्लूड क्यों नहीं करते आप इतना सब कुछ पढ़ाए लेकिन कहीं भी कॉन्क्लूजन नहीं दिए कि सर ये अच्छा है या फिर ऐसे मैनेज किया जा सकता। मुझे नहीं देना है कॉन्क्लूजन, अधूरा ज्ञान बेकार है, डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ चीजों को, मैं ये बताकर कि देखो इसमें ये पढ़ने वाले। ठीक है, 7 बस खत्म करेंगे भाई, थक गए हम लोग भी। 7 सिक्योरिटी एनालिसिस। सर ऑफलाइन कितने बच्चे बैठते हैं? कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा। कोई मुझे क्या बोल रहा था मालूम है? कि सर हम प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, और भी उन्होंने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट देखते हैं, बहुत कुछ बताया था कि अगर हम किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं तो ठीक। और मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, ये सिखाऊंगा आराम से, एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। इधर ना डेज लिखा जाता है, कभी आपने कैंडल स्टिक वगैरह देखा होगा, और इधर लिखा जाता है प्राइस। एक चार्ट है, चार्ट शेयर के प्राइस का, ठीक। अब यार यहाँ डे दिया 1 2 3 4 5। अब शेयर का प्राइस मालूम है क्या होता है? ये है, बढ़ता है, कुछ दिन तक बढ़ता है, फिर धीरे से थोड़ा सा डाउन होता है, फिर वापस बढ़ता है, फिर धीरे से डाउन होता है। ये ट्रेंड चल रहा है, बढ़ता है, थोड़ा सा डाउन होता है, और अभी ऐसे टर्न हुआ है जस्ट, ठीक है। और आप अभी यहां खड़े हो, और ये पास्ट का है, पास्ट जो जा चुका है, और आप यहां खड़े हो, और थोड़ा सा टर्न हुआ है अप साइड। क्या लग रहा है क्या होने वाला है? बढ़ता है, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा सा डाउन। क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा सा डाउन। पास्ट को देख के तो ऐसा लग ही रहा है कि बढ़ने वाला है। अगर बढ़ने वाला है तो एक काम कीजिए ना, यहां क्या कीजिए, शेयर खरीद लीजिए। आप यहां खड़े हो ना, और प्राइस वाकई बढ़ा, बढ़ा, और थोड़ा सा डाउन हुआ। क्या होने वाला है? क्या लग रहा है? कम होने वाला है। जब कम होने वाला है तो यहां क्या कीजिए, बेच दीजिए। तो बोलो आपने यहां क्या किया, शेयर खरीदा, और आपने यहां क्या किया, शेयर बेच दिया। बोलो क्या आपने कम में खरीदा? हाँ। क्या आपने ज्यादा में बेचा? हाँ।
सिग्नल मिल गया आपको। सर ऐसा भी तो हो सकता हमने खरीदा और डाउन ही हो गया, तो हो सकता है, पर यार चांसेस थोड़े से कम है। चांसेस तो ऐसे ज्यादा है ना, एक आध बार लॉस हुआ तो चलेगा यार, 4 बार प्रॉफिट तो कमाया है। सवाल ये है कौन सी कंपनी थी ये? नहीं वो तो मैंने बोला ही नहीं, रिलायंस का तो मैंने बोला नहीं। क्या आपने प्राइस अर्निंग रेशो देखा, बैलेंस शीट देखा, कैश फ्लो देखा? कुछ भी नहीं देखा। क्या देखा? चार्ट। यही तो देखा ना यार, और इसी की हिसाब से डिसाइड कर लिया। अधिकतर मार्केट में यही चलता है। कौन कहता है भाई, मैं चीजें आपको दो चीजें समझाऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब घुस के देखना। सर ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, मतलब यार शॉर्ट टर्म के लिए कमाना, तो हाँ ऐसा कुछ होगा, लेकिन भाई आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह नहीं मालूम तो भी आपने बता दिया कि यहां खरीदो यहां बेचो। हाँ ये सब सीखना है। ये चार्ट्स में आपको सिखाऊं, बहुत सारे टेक्निकल टूल्स है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, और ये कहां पढ़ेंगे हम? ये सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर में। ठीक, ठीक है सर। 7 हो गए सर, बस अब और क्या है? आपका फेवरेट 8 जो बचपन से पढ़ रहे हो, कैपिटल बस्टिंग। पर यहां कैपिटल बस्टिंग नाम नहीं है, एडवांस कैपिटल बस्टिंग। एडवांस कैपिटल टेक्निकल एनालिसिस, हाँ जी टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे। सर क्लासेस कहाँ पर हो रही? क्लासेस रायपुर में हो रही है, छत्तीसगढ़ रायपुर। ओके। कैपिटल बस्टिंग पढ़ा है आपका? वहाँ एनपीवी वगैरह थोड़ा सा पढ़ा था हम लोगों ने, और एक रिप्लेसमेंट डिसीजन था, शायद याद होगा आपको, है ना? छोड़ के जाते थे सर। इंस्टीट्यूट भाई साहब ने क्या किया उसमें पहले और भी कुछ था, वहां से हटा के फाइनल में डाला। एक ऐसा टॉपिक है रिप्लेसमेंट डिसीजन, जो इंटर में आज भी है और फाइनल में भी है। ठीक, दोनों जगह। और इंटर में लगभग जो क्वेश्चन है वही फाइनल में भी क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट के। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज है कि एडवांस कैपिटल बस्टिंग में, पर रिप्लेसमेंट भी है। तो पिछला अभी 2 ही अटेम्प्ट हुए न्यू स्कीम को, मई 24 और नवंबर 24। मई 24 में मैंने लिख कर दे दिया था बच्चों को कि रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, और सो भी कोई भी गैसिंग कर सकता है, क्योंकि वही चैप्टर इंटर में भी है, सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन फाइनल में भी है। तो फाइनल में क्या रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट? और जबकि एडवांस कैपिटल बस्टिंग में और भी जमाने भर की चीजें, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनारियो एनालिसिस, बहुत कुछ है। तो एक बात है कि रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन आने के बनते हैं क्या फाइनल में? तो मई 24 में मेरा 100% गैसिंग था, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, तो यार सीए फाइनल में तो रिप्लेसमेंट नहीं पूछेगा, और उसने वही पूछा। ठीक, तो सीए इंटर का चिपका दिया बच्चों को, लो कर लो। और इस अटेम्प्ट में तो हद हो गई यार, इस अटेम्प्ट में तो एनपीवी का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। तो भाई कैपिटल बस्टिंग तो हमको अच्छे से करना पड़ेगा। और सर आप ये मानकर चल सकते हो कि हमने सीए एंटर नहीं किया है? ये मान के चलूंगा कि आपने सीए एंटर नहीं किया, उस हिसाब से मुझे कैपिटल बस्टिंग करवाना पड़ेगा अच्छे से। ठीक, इस मैटर पे मैं और ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, क्योंकि एडवांस कैपिटल बस्टिंग में के विषय में या कैपिटल बस्टिंग के विषय में मैं आपको बताऊं ना, तो फिर वो आपकी इंसल्ट होगी। ये आपको अच्छे से आता है। पर फिर भी एक बात पूछ लूं, है ना? कैश फ्लो समझ, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में पैसा लगाया हमने, ऐसा कर पढ़ते थे, प्रोजेक्ट में पैसा लगाया 10 लाख, फिर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हुआ करता था, या कैश फ्लो बोल दीजिए, हर साल आता था, याद है प्रोजेक्ट में? फिर हम एनपीवी निकालते थे, और पहले साल कुछ आता था 5 लाख रुपए, ऐसा कुछ रहता था। पहले साल आएगा 5 लाख रुपए, फिर आएगा 3 लाख रुपए, फिर आएगा 2 लाख रुपए, ऐसा कुछ होता था ना यार। सीएफएटी बोलते थे इसको, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोलते थे। हाँ, प्रोजेक्ट में पैसा कब लगा रहे हो आज? ये पैसा कब आएगा? पक्का आएगा क्या? मतलब आप एनपीवी पॉजिटिव ला देते थे और बोलते थे क्लाइंट से एक्सेप्ट करो, और अभी मुझसे बोल रहा गारंटी नहीं है।
बताओ, उसको तो बर्बाद कर दिया। मतलब वो तो आपके चक्कर में पैसा लगा दिया। कितना बुरा लगेगा वो ये बात सुनेगा। मतलब आपका ये कहना है कि सर अनुमानित है कि यार इसके अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी भी चीज का अनुमान लगा सकते हो, है ना? थोड़ा इधर उधर होगा, पर क्या हम किसी भी चीज का अनुमान लगा सकते हैं? कैसी बात कर रहे हो यार। चलो मैं देखता हूँ आपका अनुमान कैसा है। सीए का रिजल्ट, सीए फाइनल का, ऐसे मान लो पिछले कुछ दिनों में किसी 10% आता है, कभी 8% आता है, कभी 12% भी आता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब जो रिजल्ट, अब जो एग्जाम होगा और उसका रिजल्ट आएगा 60% के आसपास, मेरा अनुमान है। बोलो गलत कि सही? है ना? मतलब हमको पता है कि क्या होने वाला है। आप सीए बनोगे और बन के आपको मिलेगा 10 लाख रुपए महीना। बोलो मैं सही कि गलत? गलत। तो तो अनुमान तो लगाया जा सकता, ऐसा नहीं कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। इट मीन्स यार हमने बोला कि एनपीवी कितना आने वाला है, एनपीवी आने वाला है 4 लाख, पर थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि 50,000 कम ज्यादा हो सकता है। 50,000 ज्यादा भी हो सकता है, 50,000 कम भी हो सकता है। तो वो 50,000 का नाम तो बोलो एक बार। 5 लाख एनपीवी, मान लो 2 लाख रुपए एनपीवी आने वाला है, पर 50,000 ज्यादा भी हो सकता है, 50,000 कम भी हो सकता है। उसको इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। डेविएशन, वेरिएशन, डेविएशन। और डेविएशन को और अच्छे से बोलूं, स्टैंडर्ड डेविएशन। वही तो पढ़ाने वाला हूं यार मैं आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक, ओके। बहुत ही ज्यादा गलत अनुमान है सर आपका। ओके। हाँ जी, 75 मार्क्स से बेटे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। आप नहीं समझ रहे एएफएम, बस एक ही तरीका है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बोर ना होने, और आज बिना कैलकुलेटर के हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। और सुबह आपको नींद नहीं आ रही है, ठीक? थोड़ा बहुत आ भी रही है तो वो मैनेजेबल है। बट अगर हमें सुबह सुबह आपको जगाते हुए पढ़ा दूं तो मेरी जीवन सफल हो जाएगा। दूसरी बात कि हम अभी एक्चुअली ना, अभी तो ये समझ रहे हैं, जब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर तो हम, फिर हो जाएगा। पर पहली दूसरी क्लास में थोड़ा सा थियोरी होता है ना, थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर अगर आप, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता चुका हूँ कि शुरू में 2-4 क्लास क्या जोश होता है बच्चों का, ठीक है? और उसके बाद गायब, फेस टू फेस वाले भी, ऑनलाइन वाले भी, मैं अकेला रह जाता हूँ। बोल। तो मैं आपसे बस इतना बस मैं ये कहूंगा कि मैंने, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं उन लोग बच्चों को भी देखा जो रेगुलर यहाँ क्लास कर रहे थे, और उन बच्चों को भी देखा यार सर ये हमें, हम 2 की स्पीड में देख के जल्दी खत्म करेंगे। तो जिन लोगों ने रिकॉर्डेड देखा है और जो यहाँ कर रहे थे धीरे 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 धीरे, रिकॉर्डेड वाले का अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। ठीक। तो अगर आप डिसिप्लिन से नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, तो यहाँ आइए, बैठिए, क्लास कीजिए। सुबह सुबह ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ क्लास कीजिए, भाई हो जाएगा तो हो जाएगा। और एक बार रुका ना तो फिर वो नहीं होने। रिकॉर्डेड बहुत मुश्किल है अगर डिसिप्लिन नहीं है तो, ठीक? इसलिए लाइव करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बोर हो जाओगे, नींद नहीं आएगी, एक बार यहाँ के बैठ जाओ, फिर देखता हूँ मैं कैसे यहाँ से कैसे नींद आती है आपको। ठीक, लिखोगे। अगला 9। बस सर, बहुत हो गए। और अब यहाँ लिख दो बिजनेस वैल्यूएशन। अब मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देने वाला हूँ। बिजनेस वैल्यूएशन क्या होता है, मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा समझाना नहीं है। क्या होता होगा कस, बस थोड़ा सा मुझे बता दो। लगभग थोड़ा सा आप गैसिंग कर सकते हो कि बिजनेस वैल्यूएशन क्या है। शार्क टैंक देखते हो? शार्क टैंक, पिच प्रेजेंटेशन समझते हो? पिच प्रेजेंटेशन, ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की बात अभी नहीं होगी, सिर्फ बिजनेस वैल्यूएशन में ईवा एक टॉपिक है।
बाकी बच्चे डर जाएंगे कि ईवा क्या है। अभी सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूँ कि यार शार्क टैंक याद होगा आते हैं स्टार्टअप लेकर, और फिर वो अपना पिच प्रेजेंटेशन देखते हैं कि देखो ऐसा ऐसा है और मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन प्लीज कर दीजिए, ऐसा कुछ बोलते हैं। और फिर बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं कि यार 10% इक्विटी के लिए हम इतना पैसा देने को तैयार है। ऐसा कुछ होता है शायद। हमें किसी का बिजनेस खरीदना, अभी कहाँ आप क्या खरीद रहे थे अभी तक? शेयर। अब आप बड़े हो चुके हो, पैसे वाले हो गए हो, अब हमको शेयर वेयर नहीं खरीदना, अब हमको क्या खरीदना? बिजनेस। तो बिजनेस खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू तो बोलना पड़ेगा यार। तो वैल्यू कैसे निकाला जाता है इस टॉपिक में वो पढ़ा। ठीक है, इसमें मैं कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूं, चलने देते। देखोगे 10 लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट, IFM स्टार्टअप, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एडवांस कैपिटल बस्टिंग में क्या होता था? एडवांस कैपिटल बस्टिंग में हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते थे, ठीक, और उससे कैश फ्लो आता था इंडिया में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमको आउटसाइड इंडिया इन्वेस्ट करना है, हमको यूएस में पैसा लगाना है। तो वहां से जो इनकम आएगा वो रुपीज में आएगा कि डॉलर में? डॉलर में। तो उस जैसे ये कैपिटल बस्टिंग है ना, ये भी कैपिटल बस्टिंग है। यहां कहां इन्वेस्टमेंट हो रहा था? इंडिया में। यहां कहां इन्वेस्टमेंट होगा? आउटसाइड में, फॉरेन में। बस वाकई सारी चीजें वही है, एनपीवी वगैरह सारी चीजें निकलेंगी। लास्ट, मर्जर, मर्जर एंड एक्विजिशन। सर ये जो आप टाइम पास किए हो, बच्चों का पीछे से जो जवाब आया, क्वेश्चन आया है, ये जो टाइम पास किए हो आपने, कभी ब्लू में लिखे हो, कभी ब्लैक में लिखे हो, कभी रेड में लिखे हो, तो इसका क्या लॉजिक है? भाई कोई लॉजिक नहीं है। वो कलर जो सेलेक्ट था उससे लिख दिया मैंने, ठीक है, तो उसके पीछे कोई वजह नहीं है। हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं ढूंढोगे। मर्जर एंड एक्विजिशन, अमलगमिशन पढ़ा है? अमलगमिशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हुआ करता था, याद है? कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था? सर अपने सब्जेक्ट की बात करो यहाँ, हमें अकाउंटिंग की बात ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं। उसमें कुछ अकाउंटिंग एंट्री करते थे, उसमें होता क्या मुझे उम्मीद थी कि सब भूल गए होगे। AS11, बिल्कुल सही। AS14, हाँ जी 14 है, मैं तो ठीक है। AS14 पर छोड़ दो। अमल कमीशन में करते क्या था यार, हम एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती थी, फिर हम अकाउंटिंग एंट्री करते थे, अकाउंटिंग में यही करते थे। हमें यहां वो काम नहीं करना है, हमें यहां क्या करना होगा, थोड़ा गैसिंग कर सकते हैं? हमें ये डिसाइड करना है कि हमें सामने वाली कंपनी के साथ मर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पूरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है हमारा। यहाँ नहीं है अकाउंटिंग नहीं करना, हमें डिसाइड करना है। और सबसे ज्यादा मालूम है आपको काम क्या आएगा? डिसीजन मेकिंग। बड़ी अगर आप बड़ी कंपनी में जाते तो वहां से पूछा जाएगा, ठीक, ओके। एंड लास्ट थियरी रहेगा, लिख लोगे लास्ट थियरी। ठीक है, 4 चैप्टर थियरी के हैं, सिक्योरिटाइजेशन वगैरह है तो वो आपको अभी बोल बताने का मतलब नहीं है। 4 चैप्टर थियरी हमको करना ही पड़ेगा, भले ही बच्चे ये बोल रहे हो कि यार पिछले अटेम्प्ट में तो आया नहीं था, 4 ही नंबर का आया। हो सकता मैं अटेम्प्ट में भी थियरी नहीं आए, पर थियरी कभी भी आ सकता है, हमको 4 चैप्टर थियरी का करना, ठीक है। बस इतना ही सिलेबस है हमारा। और सर टोटल कितना टारगेट है? टारगेट हमारा 31 जुलाई है, 31 जुलाई तक खत्म करना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्या भूल के आओगे ना बुक्स तो दिक्कत होगी। जब जब भी क्लास में आओगे या बैठोगे आपको ये कॉन्सेप्ट बुक लेकर ही बैठना है, क्योंकि इसके हिसाब से ही हम सारा काम करेंगे। दूसरा,
कैलकुलेटर जो है इसमें ना बहुत दिक्कत होती है बाद में। ठीक है। और हाँ 10 बोला था ताकि अच्छा लगना चाहिए। अभी तो 15 के आगे भी मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको ना थोड़ी खुशी मिल जाए। सर बुक ही नहीं मिली अभी। कोई बात नहीं, बुक की अभी ज़रूरत भी नहीं है। कल भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह आपको समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा अ, बीटा बीटा ये सब हमको समझना पड़ेगा तभी। पर एक चीज़ मुझे बता दूं, एक चीज़ काम आने वाली, वो चीज़ 2 लाख रुपए की मशीन है। डेप्रिसिएशन समझते हो आप लोग? एक एसएलएम मेथड होता है और एक कौन सा होता है, डब्ल्यूडी। डब्ल्यूडीवी मेथड, डेप्रिसिएशन का रेट मान लो 15% है। डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। ये आने वाला है भाई, ये एग्जाम में आता है और इस अटेम्प्ट में तो उसी में फंस गए, बच्चों को डेप्रिसिएशन निकालना नहीं आता था। यार कितना, अब मैं जब कैपिटल लिस्टिंग आएगा ना, वो क्वेश्चन आएगा ना जो इस अटेम्प्ट में आया था, आपको विश्वास नहीं होगा कि यार ऐसी कैसी गलती कर सकते हैं बच्चे। मतलब मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ जैसे यार एक होता था कैश फ्लो बिफोर टैक्स, का भी नाम सुना है आपने? अर्निंग बिफोर इंटर, ईबीआईटी नाम सुना है? क्या क्या माइनस नहीं हुआ? इंटरेस्ट ऑन टैक्स, डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं हुआ, अमोर्टाइजेशन, ये तो नाम सुना है ना? हाँ सर। अच्छा डेप्रिसिएशन निकालिए कि इसमें से इंटरेस्ट नहीं माइनस नहीं हुआ है, टैक्स माइनस नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ। मान लो ये है, मैं भी तो देखूं कितना गहरे, मतलब मैं ये देखना चाहता हूं कि आप भी वही गलती कर रहे हो क्या। ये सपोज मान लो 2 लाख रुपए, ठीक, 2 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन का रेट मान लो, इसमें से पहले क्या माइनस होगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, पहले क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन। और मान लो डेप्रिसिएशन का रेट मान लो 10% है, तो बताओ कि डेप्रिसिएशन घटाने के बाद कितना आएगा? 2 लाख है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, पहले इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो बचेगा उसका नाम मैं ईबीआईटी लिख सकता हूं। ईबीआईटी कितना आएगा डेप्रिसिएशन घटाने के बाद? कितना? 1,80,000 था। और इस बार के बच्चे जो सीए फाइनल का पेपर आया था ना, ये जो इस अटेम्प्ट की बात है जिसको मुश्किल पेपर बोला जाता है, तो उन लोगों ने क्या किया, 2 लाख का 10% यहाँ कितना लिख दिया? 20,000। और यहाँ आंसर कितना निकल दिया? 1,80,000। आईसीआई ने ऐसा काट के जीरो दिया। वो आईसीआई ने लिखा भी नोट, क्या लेवल आ गया बच्चे का, समझ में नहीं आता। इस पे डेप्रिसिएशन निकालते, पर डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट ऑफ मशीन पे निकाला जाता है, उन्होंने नोट भी लिखा है ऐसा। नहीं मैं अभी, अच्छा इसका निकाला है क्या? सॉरी मैंने देखा नहीं था। नहीं पर बच्चों ने इसका निकाला है भाई, अभी एग्जाम में इसका निकाल लिया है गलती से। ठीक है आप समझदार हो, सॉरी। बेटे आपकी लॉटरी लग गई, सीधी सी बात है। यहाँ कुछ और अमाउंट लिखता ना, अभी तो क्या लॉटरी लग गई आपकी। ठीक। ओके, तो ऐसा हुआ। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ये सब चीजें आती है, हमको लगता है कि यार सीए इंटर हो गया बात खत्म, नहीं बात खत्म, अभी दिक्कत है। 2 लाख की मशीन है और डब्ल्यूडीवी मेथड है, और मालूम है एक बात है, मैंने यहाँ कितना परसेंट बोला? 10%, और इधर 15 लिखा था, तो फिर उस समय ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? हद हो गई। अभी सुनो 2 लाख, डब्ल्यूडीवी मेथड 15%। मुझे बता सकते हो कि हर साल का डेप्रिसिएशन कितना कितना आएगा? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 साल का बता दो बस। पहले साल का डेप्रिसिएशन मैं बता देता हूं, 30,000। फिर सेकेंड ईयर का 2, ठीक है, 21675,
18423 चल जाएगा, 1566। ओके, कैसे निकल रहा है? देखो, दो तीन तरीके हैं, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बार बार पड़ेगी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। पहला तरीका ये है, ये सबको पता है, 2 लाख का कितना परसेंट निकालेंगे? 15%, फिर -15%, ऐसा, इस तरह से। एक बार कैलकुलेटर चला लेते हैं भाई, मुझे तो एक एक चीज़ सिखानी है। 2 लाख इंटू 15%, 30,000 आ गया, -15%, 25,500, -15%, 21675, -15%, 18423, -15%, 1, ठीक। ऐसे निकालो सीधा सीधा। या फिर ये लॉन्ग तरीका हो गया, या फिर इससे शॉर्टकट है, मेरे ख्याल से शॉर्टकट ही मारा होगा इसकी अपेक्षा। अब शॉर्टकट ऐसा है, अब सोच के देखो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल सही, कि यार हर पहले साल का डेप्रिसिएशन तो हमको मालूम है कितना, 30,000। तो हर बार जो है, अगर थोड़ा सा गहराई से सोचो, कि हर बार जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन वो पहले की अपेक्षा 85% ही रह जाएगा। इतना अगर दिमाग चल रहा तो मजा आ जाएगा, 85% ही रह जाएगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि 0.85 और भी बहुत सारे इंटू पहले साल का डेप्रिसिएशन मालूम है 30,000, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करके करेंगे तो भी शायद आ जाएगा। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू कर दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना। तो जितना समझ में आता, हालांकि अभी हम काम करेंगे कैलकुलेटर पे, बहुत सारे काम करने, बहुत सारे काम करने। तो भाई इसकी जरूरत मुझे बार बार पड़ेगी, इसके अलावा भी हमको कैलकुलेटर पे बहुत सारी बातें सीखनी। तो आज के लिए सफिशिएंट है। कल हम लोगों को स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी आज की क्लास झेलना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी, मुझे इंट्रोडक्शन देना ही पड़ता किसी भी हालत में। कल से आराम से कैलकुलेटर रहेगा, कॉपी रहेगी, लिखते जाएंगे, काम करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा काम होगा। कल चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के विषय में बताना पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जेट टेबल है वो बताना पड़ेगा। अभी आपको कुछ सेंसेक्स बताना पड़ेगा, बीटा क्या होता है ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हर चैप्टर में उसकी ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग परसों से हमारा चैप्टर, तो जो बुक लगेगी वो कल तो नहीं लगेगी, परसों से आपको बुक लगेगी। और मैं बता दूंगा कल की कौन सी बुक लेकर आना, किस तरह से काम करना। कॉपी एक ही रखना, एक ही रजिस्टर रहेगा, एक रजिस्टर रफ लेकर आना। तो कल जो पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी या फिर एक्सपोनेंशियल टेबल वगैरह, बहुत कुछ करवाने वाला हूँ, वो रफ में भी करोगे तो, क्योंकि वो काम सिर्फ एक आइडिया हो जाएगा, उसके बाद फिर हम तो कल रफ में भी लिखोगे तो भी। परसों से हमको फेयर कॉपी लगेगी, ठीक है। तो परसों से स्टार्ट करेंगे। सर कल कितने बजे क्लास होगी? वही अभी कुछ समय तक 8 बजे ही क्लास रहेगी, फिर हम सोचेंगे कैसे करना, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू बेटा।